नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग डेली सबसे पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो हमारी ये जो करंट अफेयर्स सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जून 2020 में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वसीम जाफ़र को। अभी रिसेंटली वसीम जाफ़र को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वसीम जाफ़र अगले 1 साल तक इस पद पे तैनात रहेंगे, यानी कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहेंगे। 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद वसीम जाफ़र ने मार्च 2020 में संन्यास ले लिया था। तो उस वक्त भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था जब इन्होंने संन्यास लिया था। वसीम जाफ़र के नाम एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि ये 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं रणजी टूर्नामेंट में। ठीक है, तो रणजी टूर्नामेंट में 11,000 रन बनाया पहली बार जो है वो वसीम जाफ़र हैं। ठीक है, पहले खिलाड़ी जिन्होंने रणजी टूर्नामेंट में 11,000 रन बनाए हैं, और अब इनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जून 2020 में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? पूर्णिमा जनेन कौन से खेल से संबंधित थे, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि निशानेबाजी से। अभी रिसेंटली प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है। इनको जो है कैंसर था। 42 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में लंबे समय तक जो है ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया था। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें शिव छत्रपति स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इन्हीं का निधन हो गया, पूर्णिमा जनेन जी का, जो कि भारतीय निशानेबाज थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जून 2020 में किस राज्य में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का फैसला किया गया है। तो अभी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि राजस्थान में। अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का फैसला किया है। ये जो योजना है ये तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर लॉन्च की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो योजना है इंदिरा रसोई योजना, इसके तहत राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की पहले से एक योजना चल रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम से, जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो एक तरीके से कहा जाए तो इसी योजना का नाम थोड़ा सा जो है यहाँ पर बदल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है इसमें पहले से ही जो है 5 रुपये में भरपेट नाश्ता दिया जाता है, और इसके अलावा 8 रुपये में जो है भरपेट भोजन करवाया जाता है। ठीक है, 8 रुपये में। तो अभी जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इसी का नाम बदल दिया जाएगा। ये अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है इसी का जो है इंदिरा रसोई योजना इसका नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगर मैं आपको राजस्थान ले चलूं तो हम लोग मैप में देखेंगे तो राजस्थान की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ भी लगी हुई है, साथ में हरियाणा और पंजाब के साथ भी लगी हुई है, और एक बहुत लंबी सीमा रेखा जो है राजस्थान पाकिस्तान के साथ भी साझा करता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जून 2020 में किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अमर्त्य सेन। अभी रिसेंटली अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को साल 2020 में ये पुरस्कार सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए दिया गया है। बेसिकली जो प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन जी, इन्होंने समाज में जो है मतलब एक तरीके से कह दिया जाए जो हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए या फिर इससे और भी मतलब जो गरीबी है और जो अनियमितताएं हैं हमारे समाज में, ठीक है, कोई धनवान है बहुत ज़्यादा, कोई गरीब है, तो किस तरीके से मतलब चीज़ों को मेंटेन किया जाए उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो उसी वजह से इनको जो है इस बार जर्मन बुक ट्रेड 2020 का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पुरस्कार है वो 25,000 यूरो की धनराशि प्रदान की जाती है। अमर्त्य सेन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1998 में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित की है। इसका नाम हमको बताना है।
ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि ध्रुव। अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने ध्रुव नाम से एक स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चिप है इसका इस्तेमाल देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। इसकी वजह से हम अपने देश के विभिन्न मार्गों और स्थानों को खोज पाएंगे। तो ये चिप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये जो चिप है, ध्रुव नाम का जो चिप है, इसको आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जून 2020 में कर्नाटक बैंक ने किसके लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत की है। केबीएल माइक्रो मित्र ये जो सुविधा है ये कर्नाटक बैंक ने किसके लिए शुरू की है, किसके लिए लॉन्च की है अभी रिसेंटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि छोटे उद्यमियों के लिए। अभी रिसेंटली कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत की है। ये जो सुविधा है इसके तहत छोटे उद्यमियों को माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको जो है इस सुविधा के द्वारा 10 लाख रुपए तक की जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कर्नाटक बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इस सुविधा को नाम दिया गया है केबीएल माइक्रो मित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2020 में मनरेगा की तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। मनरेगा की तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू करने का फैसला झारखंड सरकार ने किया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड इस योजना के तहत जो है जो लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराएगा। एक इसी तरीके की योजना इससे पहले केरल में लागू हो चुकी थी। तो केरल के बाद कह सकते हो आपकी दूसरा राज्य है इस तरीके की योजना लागू करने वाला झारखंड। ठीक है, इससे पहले केरल में मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। ये जो योजना है इसमें राज्य के जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनको 100 दिन का जो है कार्य प्रदान किया जाएगा। मतलब 100 दिन की जो है रोजी गारंटी उनको दी जाएगी, 100 दिन के रोजगार की। इससे पहले जो मनरेगा वाली जो योजना है वो ग्रामीण इलाकों में 100 दिन की जो है रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, तो अब झारखंड सरकार इस तरीके की योजना ला रही है जिसके तहत शहर में भी जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसी तरीके की योजना जैसे कि मैंने बताया आपको कि केरल सरकार ने भी लॉन्च की थी। झारखंड की राजधानी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी रांची है। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगर मैं आपको झारखंड ले चलूँ तो हमें बस एक ही चीज़ देखनी है कि झारखंड की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो झारखंड की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से लगती है, इसी तरीके से उड़ीसा से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, बिहार से लगती है, साथ में उत्तर प्रदेश से भी लगी हुई है झारखंड की सीमा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में किस राज्य में प्रज्ञान भारती योजना का शुभारंभ किया गया। प्रज्ञान भारती योजना का जो शुभारंभ है वो अभी रिसेंटली कौन से राज्य में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि असम में। बेसिकली ये जो योजना है ये स्कूली जो छात्र हैं या फिर कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। इसके तहत जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो स्तर तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। इसके अलावा उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी और जो ड्रेस है वो भी प्रदान की जाएगी। तो लॉकडाउन के दरमियान फाइनेंशली जिन लोगों को नुकसान हुआ है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हैं और किताबें खरीदने में असमर्थ हैं, ड्रेस खरीदने में असमर्थ हैं, तो उनको जो है इस योजना के तहत काफ़ी ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। तो जो प्रज्ञान भारती योजना है इसको असम सरकार ने लॉन्च किया है। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगर मैं आपको असम माफ़ करेगा, यहाँ पर असम का मैप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट मैं बात कर लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे बीच बीच में। ठीक है, स्लाइड में मैंने सेट करता हूँ ना क्वेश्चन कई बार, तो नहीं आ पाया हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि जून 2020 में किस देश ने बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है। बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय अभी रिसेंटली चीन सरकार ने लिया है। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली चीन ने ये फैसला किया है कि वो सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हो जाएगा। इससे पहले 2013 में चीन उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो संधि है सशस्त्र व्यापार संधि, इसमें अभी तक भारत शामिल नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो संधि है इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल
2013 को अपनाया था और 24 दिसंबर 2014 को ये संधि लागू हो गई थी। बेसिकली इस संधि का उद्देश्य ये है कि जो भी हम हथियार खरीदें, कोई भी देश हथियार खरीदे तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन जो है करते हुए खरीदे। यही वो संधि है जिसके तहत जो अवैध जो हथियारों की बिक्री होती है उसको रोका जाता है। ठीक है, तो इस संधि के दायरे में आने वाले सभी देशों पे नज़र रखी जाती है कि कौन कितना हथियार खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है। इससे क्या होता है कि अवैध जो हथियार होते हैं वो उनकी बिक्री जो है कम होती है, उनकी बिक्री ना के बराबर हो जाती है। हालांकि तस्करी होती है वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन ये जो व्यापार संधि है वो इसी तरीके की चीज़ों को रोकने का जो है एक जरिया बनता है। तो अब चीन ने भी ये फैसला किया है कि वो भी इस व्यापार संधि में शामिल होगा। तो जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में तो इसने विचार किया है तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 50,000 करोड़। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो वेंटिलेटर हैं ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद सरकारी कोविड-19 अस्पतालों में भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए अगर आपसे इन केस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आ जाता है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि जून 2020 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 3.1%। अभी रिसेंटली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार 2020 में भारत की जो जीडीपी है उसमें 3.1% की गिरावट आ सकती है। हालांकि मूडीज़ ने ये कहा है कि 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था रहेगी उसमें काफ़ी तेज़ी से सुधार आएगा और ये जो अर्थव्यवस्था है ये 6.9% की दर से जो है यहाँ पर वृद्धि हो सकती है 2021 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनुमान करंट सिचुएशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो अनुमान है ये करंट सिचुएशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। मतलब कि जैसे सिचुएशन अभी चल रही है उसी सिचुएशन के अगर वैसी चलती रही तो ये इसका अनुमान मतलब जो है यहाँ पर तब उस हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन कल ही कल जो है अगर सब कुछ सही हो गया या फिर अचानक से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलने लगा और एक बार फिर से लॉकडाउन करना पड़ा तो ये जो आंकड़े हैं ये फिर से सबके सब ऑटोमेटिक जो है हर जो रेटिंग एजेंसी है वो चेंज कर देती है। पिछली बार आप में से कोई पूछ रहा था इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो ये जो रेटिंग है ये करंट सिचुएशन के हिसाब से दी जाती है कि अगर आज ऐसा है तो उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, इस वजह से जो है रेटिंग कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था आज हमारे देश की कंडीशन अगर बुरी हो जाती है, मान लीजिए हमने चीन के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, नेपाल के साथ ख़राब चल रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ तो हमेशा ही ख़राब रहते हैं, तो अगर इन केस अगर बीच में कोई ऐसी अनहोनी होती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो पिछली बार आप में से कोई पूछ रहा था तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सब इन चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो भी अनुमान लगाए जाते हैं ये कभी भी जो है 100% श्योर नहीं होते हैं, ये बस अनुमान ही लगाए जाते हैं। ठीक है, मूडीज़ की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि जून 2020 में किसके द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा लॉन्च की गई है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। तो सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो एयर वेंटी नामक जो ऐप है ये कौन से शहर में लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।